नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। ईरान युद्ध में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने दावा किया है कि उसके हवाई हमलों में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की मौत हो गई है। 67 वर्ष के अली लारिजानी को ईरान में सबसे प्रभावशाली लीडर माना जाता है और 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की मौत के बाद ईरान की सत्ता पर उन्हीं का नियंत्रण था। इजराइल के मुताबिक पिछले 18 दिनों में ईरान की सेना के 40 टॉप कमांडर्स और जनरल्स मारे जा चुके हैं। लेकिन अली लारिजानी का मारे जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ईरान ने अभी तक इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में कम से कम 85 देशों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं और इन देशों में अमेरिका, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन जैसे पश्चिमी देशों के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में भी अब पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। इसके अलावा पूरी दुनिया के देश अब कॉस्ट कटिंग मोड में चले गए हैं और हर देश अब अपने खर्चे कम कर रहा है। बहुत सारे देशों ने अपने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में कटौती की है। कुछ देशों ने अपने लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है और कुछ जगहों पर स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है और कुछ देशों में हफ्ते में अब सिर्फ 4 दिन ही काम हो रहा है। कुल मिलाकर हर देश ये चाहता है कि उसके यहाँ कम से कम लोग घर से बाहर निकलें और सड़कों पर कम से कम गाड़ियां चलें ताकि खर्चा कम हो। और आखिर में उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर 1 अप्रैल से हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। ये फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अक्सर बाजार में पुराने अंडों को ताज़ा कहकर बेच दिया जाता है और आप सबको इसकी कभी जानकारी नहीं होती कि जो अंडे आप खा रहे हैं वो कितने पुराने हैं और उन्हें खाना सुरक्षित है भी या नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको ईरान युद्ध का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है ये बताते हैं। इस युद्ध की वजह से अब तक दुनिया भर के 85 देशों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। कई देशों में डीजल, केरोसिन और एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहले आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल लगभग 27%, मालदीव्स में 23%, चीन में 12.5% महंगा हो चुका है। श्रीलंका में भी पेट्रोल के दाम अब तक 8% बढ़ चुके हैं। हमारे एक और पड़ोसी देश नेपाल में पेट्रोल 15 रुपये और डीजल 10 रुपये महंगा हो चुका है। इस युद्ध की वजह से ताइवान में पिछले 1 महीने में पेट्रोल 52% महंगा हो गया है। लाओस में पेट्रोल 33% और ऑस्ट्रेलिया में 19% महंगा हो गया है। अब आप पश्चिमी देशों पर इस युद्ध का असर देखिए। अभी तक तो हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में आपको बता रहे थे। अमेरिका में पेट्रोल 17%, जर्मनी में 16%, स्पेन में 15% और स्वीडन में 14% महंगा हो चुका है। जबकि हमारे देश में अभी तक इस युद्ध की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई वृद्धि नहीं की गई है। लेकिन दुनिया के कम से कम 85 देश ऐसे हैं जहां पर अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब आपको यह बताते हैं कि दुनिया के अलग अलग देश कच्चे तेल की कमी से निपटने के लिए क्या कर रहे हैं और ये सारे देश वो हैं जो अब कॉस्ट कटिंग मोड में चले गए हैं। हर देश ये कोशिश कर रहा है कि कैसे वो अपने खर्चे कम करे और कैसे पेट्रोल और डीजल की खपत कम से कम करे। जैसे श्रीलंका में सरकारी दफ्तरों में अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम होगा और 3 दिन छुट्टियां रहेंगी। बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज में रमजान की छुट्टियों से पहले ही अब छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 5 से 30% की कटौती की गई है और इससे होने वाली बचत को आम जनता की राहत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तेल संकट की वजह से 23 मार्च को पाकिस्तान डे परेड और अन्य औपचारिक कार्यक्रम भी अब रद्द कर दिए गए हैं। थाईलैंड ने अपने यहाँ लोगों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रखने, फोटोकॉपी कम करने और ऑनलाइन मीटिंग्स को बढ़ावा देने की सलाह दी है। थाईलैंड ने कहा है कि आप ऑफिस में कम जाइए, हो सके तो ऑनलाइन मीटिंग्स कीजिए, इधर उधर बाहर ना जाएं और उनकी पूरी कोशिश ये है कि जितना लोग सड़कों पर कम निकलेंगे पेट्रोल और डीजल की बचत उतनी ही ज़्यादा होगी। फिलीपींस में भी अब 4 दिन का वर्किंग वीक लागू कर दिया गया है, यानी वहां भी हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम होगा।
सरकारी दफ्तरों को लंच ब्रेक के दौरान कंप्यूटर्स को बंद रखने और एसी को 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखने का निर्देश दिया गया है ताकि बिजली की खपत कम हो। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने लगातार दूसरी बार अपने ब्याज दरों में वृद्धि की है और ऑस्ट्रेलिया में ब्याज दरें अप्रैल 2025 के बाद इस समय सबसे ज्यादा है। सामान्य तौर पर महंगाई को काबू में करने के लिए ही ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक का मानना है कि आने वाले दिनों में इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि अब ये युद्ध भले ही ईरान में हो रहा है, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है या खाड़ी देशों के साथ हो रहा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हर रोज हम आपको ये बात बताते हैं कि युद्ध वहां लड़ा जा रहा है, लेकिन उसका खर्चा आप सबकी जेब से निकाला जाएगा। पूरी दुनिया अब ये समझ चुकी है कि इस युद्ध के बाद अब बहुत महंगाई होने वाली है। पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, केरोसिन के दाम बढ़ेंगे, एलपीजी के दाम बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से अब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। आर्थिक विकास दर हर देश की नीचे चली जाएगी और आम लोगों के जीवन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। अब आपको युद्ध का अपडेट देते हैं। ईरान युद्ध के आज 18 दिन पूरे हो चुके हैं और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने यह दावा किया है कि उसके हमले में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की मौत हो गई है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इस समय ईरान के डी फैक्टो लीडर अली लारिजानी ही थे, यानी ईरान की सत्ता पर उन्हीं का पूरा नियंत्रण था। वही इस समय इस युद्ध की पूरी रणनीति बना रहे थे। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद से ईरान में सभी बड़े फैसले लारिजानी ही ले रहे थे। लारिजानी की उम्र 67 वर्ष है और उन्हें ईरान में सबसे प्रभावशाली लीडर इस समय माना जाता है और पिछले वर्ष अगस्त में उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का प्रमुख बनाया गया था और यही काउंसिल ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य रणनीति और विदेश नीति तय करती है। इजराइल की सेना का दावा है कि इस समय अली लारिजानी के नेतृत्व में ही ईरान की सेना इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी। इजराइल के मुताबिक 16 मार्च को इजराइल की वायुसेना ने तेहरान में एक सेफ हाउस पर हमला किया जिसमें अली लारिजानी के साथ ईरान की बसीज मिलिशिया के प्रमुख भी मारे गए हैं और उनका नाम है गुलाम रजा सुलेमानी। ये इजराइल का एक बहुत बड़ा दावा है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ये दावा किया है कि इजराइल ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख अली लारिजानी को मार दिया है। הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות. युद्ध में पल पल कैसे स्थिति बदलती है। देखिए, कल हम आपको बता रहे थे कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की खबर 2 दिन से पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही थी। ईरान ने पूरी दुनिया में इस खबर को फैला दिया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री उसके एक मिसाइल हमले में मारे जा चुके हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को 24 घंटे में अपने 2 वीडियोस पोस्ट करने पड़े दुनिया को ये बताने के लिए कि वो जिंदा हैं। और आज वही बेंजामिन नेतन्याहू आज ये बता रहे हैं कि अली लारिजानी, जो कि इजराइल के इस समय के सबसे बड़े और प्रभावशाली नेता हैं, वो मारे जा चुके हैं। हालांकि ईरान ने इस दावे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन आज दोपहर अली लारिजानी के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक सोशल मीडिया पोस्ट करके अमेरिकी हमले में मारे गए ईरानी नौसैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो ये अली लारिजानी का आखिरी ट्वीट है या कह लीजिए एक्स पर उनका आखिरी पोस्ट है। अब कहा नहीं जा सकता कि हो सकता है कि उनका सोशल मीडिया हैंडल कोई और ऑपरेट कर रहा हो, लेकिन उन्होंने ये पोस्ट जरूर किया है। अली लारिजानी ईरान के एक बहुत बड़े नेता हैं और अगर वो मारे गए हैं तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। अली लारिजानी ईरान के खामनेई परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं
और वो खुद भी ईरान के एक बेहद ताकतवर राजनीतिक परिवार से आते थे। उनके कई भाई ईरान की न्यायपालिका, विदेश मंत्रालय और धार्मिक संस्थाओं में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और इसी वजह से उनके परिवार को कैनेडीज ऑफ ईरान कहा गया है, यानी ईरान के कैनेडी परिवार की तरह। अमेरिका में कैनेडी परिवार एक बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार है जिसके सदस्य अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं और इस परिवार के कई लोग अमेरिका में बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर रहे हैं और इसीलिए अली लारिजानी के परिवार को भी ईरान के कैनेडी परिवार के तौर पर देखा जाता है। वर्ष 2005 में ईरान ने उन्हें अपना मुख्य परमाणु वार्ताकार नियुक्त किया था, यानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वो अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ बातचीत कर रहे थे। वर्ष 2008 से 2020 तक वो ईरान की संसद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पिछले वर्ष अगस्त में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी दी थी, उसका प्रमुख बना दिया था। इजराइल का दावा है कि उसके हमलों में ईरान की सेना के 40 टॉप कमांडर्स और जनरल्स अब तक मारे जा चुके हैं और अब ईरान की बसीज मिलिशिया के खिलाफ वो हमले कर रहे हैं। ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरह उन्हीं की एक फोर्स है और इसका गठन वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद हुआ था। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान की सरकार इसी बसीज मिलिशिया का इस्तेमाल करती है। ये भी वहाँ पर बहुत प्रभावशाली फोर्स है और अगर अली लारिजानी मारे गए हैं तो ये ईरान के नए सुप्रीम लीडर 56 वर्ष के मुज्तबा खामनेई के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। पिछले कुछ दिनों से इस सवाल पर बड़ी चर्चा हो रही है कि आखिर हमले में मुज्तबा खामनेई जिंदा कैसे बच गए जबकि उनके परिवार के बाकी लोग मारे गए। ब्रिटेन के एक अखबार द टेलीग्राफ ने दावा किया है कि इजराइल के हमले के समय मुज्तबा खामनेई सिर्फ कुछ सेकंड के अंतर से बच गए। ईरान के अधिकारियों की बातचीत के ऑडियो लीक होने के बाद उनका एक ऑडियो लीक हुआ है जिसके आधार पर इस अखबार ने दावा किया है कि अगर हमले के समय मुज्तबा खामनेई अपने कमरे में मौजूद होते तो शायद उस दिन उनकी भी मौत हो चुकी होती। यह हमला 28 फरवरी को ईरान के समय के अनुसार सुबह 9:32 पर हुआ था। ईरान की राजधानी तेहरान में वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई पर अमेरिका और इजराइल ने मिसाइल हमले किए और इस रिपोर्ट के अनुसार हमला उस बिल्डिंग पर हुआ था जहां खामनेई सीनियर अपने पूरे परिवार और ईरान की सत्ता से जुड़े कई बड़े अधिकारियों के साथ मौजूद थे। इस हमले में पहली मिसाइल उस हिस्से पर गिरी जहां खामनेई अपने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। दूसरी मिसाइल उस मंजिल पर गिरी जहां उनके बेटे मुज्तबा खामनेई रहते थे, लेकिन मिसाइल हमले से कुछ ही सेकंड पहले मुज्तबा खामनेई अपने कमरे से बाहर निकलकर बाहर एक बागीचे में चले गए और अगर उस दिन वो कुछ सेकंड पहले कमरे से बाहर न जाते तो उनका नाम भी उन लोगों की सूची में होता जो इस हमले में मारे गए हैं, वो भी अपने पिता की तरह इस हमले में मारे जाते। और आप जानते हैं कि इस हमले में उनके पिता आयतुल्ला अली खामनेई, मुज्तबा खामनेई की पत्नी और बेटे सहित परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई थी और यह हमला इतना शक्तिशाली था कि इसमें मारे गए कई लोगों के शरीर की पहचान करना भी लगभग नामुमकिन था। इस रिपोर्ट के अनुसार उस हमले में मुज्तबा खामनेई भी घायल हुए थे, लेकिन इस समय वो कहाँ हैं इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अमेरिका ने यह दावा किया था लगातार कि मुज्तबा खामनेई बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए हैं और इस समय वो कहीं पर छिपे हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। और यही कारण है कि जब मुज्तबा खामनेई जब वो ईरान के सुप्रीम लीडर बनाए गए उसके बाद उन्होंने जो अपना पहला संदेश जारी किया वो संदेश एक टेक्स्ट के रूप में जारी किया गया था। ये संदेश देने के लिए ना तो वो बाहर सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में आए और ना ही ये संदेश उन्होंने टीवी पर आकर या कैमरे के सामने आकर दिया। और इससे बहुत सारे लोगों को ये शक हुआ कि मुज्तबा खामनेई कैमरे के सामने आकर, लोगों के सामने आकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि उस दिन हमले में वो बुरी तरह घायल हो गए हों और इस समय उनका कहीं पर ऐसी जगह पर इलाज चल रहा हो जिसकी लोकेशन इस समय किसी को पता नहीं है। अब देखिए, ईरान युद्ध की सबसे महंगी कीमत यूएई को चुकानी पड़ रही है। पिछले 18 दिनों में ईरान ने सबसे ज्यादा हमले यूएई पर किए हैं।
यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान अब तक यूएई पर लगभग 300 मिसाइल्स और 1600 ड्रोन से हमले कर चुका है। हालांकि इनमें से ज्यादातर हमलों को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। अब सवाल है कि ईरान यूएई पर इतने ज्यादा हमले क्यों कर रहा है और यूएई और ईरान के बीच इतनी दुश्मनी क्यों है? खाड़ी देशों में यूएई में ही अमेरिका का एक ऐसा मिलिट्री बेस है जहां अमेरिका के एयर बेसेस, लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस हब सब कुछ एक साथ मौजूद है। ईरान की कोई मिसाइल 11,500 किलोमीटर दूर अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती। उसके पास एक भी ऐसी मिसाइल नहीं है जिसकी रेंज 11-12 हज़ार किलोमीटर हो और जो सीधे अमेरिका को छू भी सके। इसलिए ईरान अमेरिका के सपोर्ट सिस्टम पर हमला कर रहा है। लेकिन ईरान का मकसद सिर्फ अमेरिका के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि ईरान इसलिए भी नाराज है क्योंकि इस युद्ध में यूएई एक मुस्लिम देश होने के बावजूद अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है और उसका सहयोग कर रहा है। इसलिए इन हमलों के जरिए ईरान ने खाड़ी के तमाम मुस्लिम देशों को एक राजनीतिक संदेश भी दिया है। ईरान इन देशों में एक डर पैदा करना चाहता है जिससे वो अमेरिका और इजराइल के गठबंधन से दूर रहें। ईरान ये भी साबित करना चाहता है कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी बहुत कमजोर है और अमेरिका अपने दोस्तों को बचा नहीं पा रहा। ईरान ये भी मानता है कि यूएई में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस से ही ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर हमला किया गया था जिसमें 168 बच्चियों की मौत हो गई थी और खर्ग आइलैंड पर हमले के लिए भी अमेरिका को यूएई ने ही मदद की थी। यूएई से ईरान की नाराजगी की एक और बड़ी वजह है अब्राहम अकॉर्ड्स। वर्ष 2020 में इस समझौते के बाद यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी थी और पहली बार इजराइल के साथ खुले तौर पर कूटनीतिक रिश्ते यूएई ने बनाए और यूएई में इजराइल को अपना दूतावास खोलने की इजाजत भी दे दी गई। इससे पहले खाड़ी के मुस्लिम देश इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानते थे, लेकिन यूएई ने इस परंपरा को तोड़ दिया और इसीलिए आपने देखा होगा दुबई पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में यूएई और बहरीन पहले ऐसे देश थे जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी और इजराइल और ईरान इस फैसले को एक विश्वासघात की तरह देखता है। इजराइल और मुस्लिम देशों की दुश्मनी धर्म के आधार पर है। ये एक धर्म युद्ध है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 78 वर्षों से एक संघर्ष चल रहा है जिसमें दुनिया के लगभग सभी मुस्लिम देश फिलिस्तीन की तरफ हैं और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इस समय जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद इजराइल के नियंत्रण के वाले इलाके में है जिसे दुनिया भर के 200 करोड़ मुसलमान इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक मानते हैं, लेकिन ये स्थान इजराइल के कब्जे में है। और इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध का एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले 78 वर्षों में ये सभी देश इजराइल के साथ 5 बड़े युद्ध लड़ चुके हैं और इस समय भी ईरान और इजराइल के बीच एक धर्म युद्ध ही चल रहा है। यानी ईरान के लिए इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके साथ यूएई ने जो साझेदारी की शुरुआत की उसकी वजह से ईरान और भी ज्यादा नाराज है और इसीलिए अब ईरान दुबई पर हमले करके यूएई को उसकी सजा देना चाहता है। इस दुश्मनी की एक और वजह है यमन का गृह युद्ध जो लगभग 1 दशक से चल रहा है। इस गृह युद्ध में ईरान यमन के विद्रोही गुट हूती को सपोर्ट कर रहा है जबकि यूएई यमन की सरकार का समर्थन कर रहा है। यानी ईरान और यूएई के बीच पश्चिम एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की एक रेस इस समय चल रही है। इसके अलावा यूएई और ईरान के बीच वर्ष 1971 से 3 द्वीपों को लेकर एक सीमा विवाद भी चल रहा है। यूएई का आरोप है कि ईरान ने गैर कानूनी तरीके से इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था और इस समय भी इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच ये विवाद जारी है। बड़ी बात यह है कि अभी तक यूएई और दूसरे किसी भी मुस्लिम देश ने, किसी भी खाड़ी देश ने ईरान पर सीधे सीधे खुद से कोई हमला नहीं किया और वो अपने मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका को करने की इजाजत देकर ही इस युद्ध में भागीदार बन रहे हैं। यानी एक खास बात यह है कि इन खाड़ी देशों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, लेकिन इनमें से एक भी मुस्लिम खाड़ी देश ने ईरान पर सीधा हमला नहीं किया है। वो सिर्फ पीछे बैठकर अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका को ये इजाज़त दे रहे हैं कि वो उनकी भूमि से उनके संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला करे, लेकिन एक भी देश ने सीधे ईरान पर हमला नहीं किया है। और शायद इन देशों को यह भी लगता होगा कि इस गठबंधन में अमेरिका एक
एक सीनियर पार्टनर है, तो उन्होंने अपने सारे हमले करने की जिम्मेदारी अमेरिका को ही दे रखी है। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप भी ईरान के बारे में अपनी राय बदलते जा रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप का जो नया बयान आया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ईरान के नेताओं को ख़त्म करने की बात करते हैं, उनके बारे में अपशब्द कहते हैं और कहते हैं कि ईरान में अब नष्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा, ईरान अपने घुटनों पर आ गया है। लेकिन पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के नेताओं की तारीफ की है, उनकी रणनीति की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वो ईरान के जिन नेताओं से डील कर रहे हैं वो नेता बड़े समझदार हैं, उनका IQ बड़ा हाई है, और ये भी कहा कि यही लोग ज़रूरत पड़ने पर बेहद हिंसक और ख़तरनाक भी हो सकते हैं। And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. These are not Jasmine Crockett and her group. These are smart people. These are really smart people and violent people and vicious people and some very nice people. And some are very nice but violent. They turn violent. और ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका से एक और बड़ी खबर यह है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं है। वो ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ही सरकार में ईरान युद्ध को लेकर मतभेद शुरू हो गए हैं। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि काफ़ी विचार करने के बाद वो अपना पद छोड़ रहे हैं। जो केंट के मुताबिक अमेरिका को ईरान से तुरंत कोई खतरा नहीं था, इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। उन्होंने ये भी लिखा कि ईरान युद्ध अमेरिका ने इजराइल के दबाव में शुरू किया है, और जो केंट के इस्तीफे ने अमेरिका में ही राष्ट्रपति ट्रंप की इस ईरान की युद्ध नीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज मैं उनकी चिट्ठी लेकर आया हूं, जो केंट की चिट्ठी जो उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को लिखी है। जो केंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर हैं। ये बहुत बड़ा पद अमेरिका में माना जाता है, और उन्होंने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को अपना इस्तीफा सौंपा है। उनके इस्तीफे की कॉपी आपकी स्क्रीन पर है, और वो कहते हैं कि मैंने ये फैसला बहुत विचार विमर्श के बाद लिया है। मैं अपनी अंतरात्मा के अनुसार ईरान में चल रहे युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान ने हमारे राष्ट्र के लिए कोई तत्कालिक खतरा पैदा नहीं किया था, और ये स्पष्ट है कि हमने ये युद्ध इजराइल और उसकी शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव की वजह से शुरू किया। ये साफ साफ उन्होंने कहा है। तो आप समझ लीजिए कि आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम का पहला विकेट अब डाउन हो चुका है। अब देखिए, इस समय अमेरिका सहित पूरी दुनिया में एक सवाल पर बड़ी चर्चा हो रही है, और वो ये है कि क्या ईरान युद्ध के सिर्फ 18 दिनों में ही अमेरिका के बड़े बड़े घातक हथियार अब खत्म हो रहे हैं। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने अपनी महंगी महंगी मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान युद्ध के पहले 100 घंटों में ही अमेरिका ने 168 टोमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, और एक टोमाहॉक मिसाइल की कीमत है 33 करोड़ रुपए। इस हिसाब से अमेरिका सिर्फ टोमाहॉक मिसाइल्स पर ही 5,500 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, जबकि वर्ष 2026 के लिए अमेरिकी सेना सिर्फ 57 टोमाहॉक मिसाइल खरीदने की प्लानिंग कर रही थी। यानी जितनी मिसाइल्स इस साल खरीदी जा रही हैं, उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है। पिछले 5 वर्षों में अमेरिका ने ऐसी सिर्फ 322 मिसाइल्स खरीदी हैं, और इसका भी लगभग आधा स्टॉक ईरान युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है। यानी हथियारों का जो भंडार अमेरिका ने इतने वर्षों से जमा किया, वो अब तेजी से खत्म हो रहा है, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस स्टॉक को दोबारा भरने में भी कई वर्षों का समय लग सकता है। ये युद्ध अब अमेरिका के लिए एक सैन्य चुनौती के साथ साथ औद्योगिक और आर्थिक चुनौती भी बन रहा है, क्योंकि अमेरिकी सेना ने 14 दिनों में ईरान में लगभग 15,000 लक्ष्यों पर हमले किए, और ऐसे हमलों में बहुत महंगी मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स का इस्तेमाल होता है। अमेरिका अपने महंगे हथियार तेजी से खर्च कर रहा है, जबकि ईरान अपने बेहद सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल से उनका जवाब दे रहा है। और ईरान के ऐसे हमलों को रोकने में भी अमेरिकी हथियार
तेज़ रफ्तार से बहुत ख़त्म हो रहे हैं और ये जो हथियार हैं जो सस्ते ड्रोन्स को रोक रहे हैं, ये भी बड़े महंगे हैं। अमेरिका का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है पैट्रियट, और यह सिस्टम पश्चिमी एशिया में कम से कम 7 देशों में तैनात है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान युद्ध के पहले कुछ दिनों में ही 800 पैट्रियट मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया और इनसे ईरान के लगभग 2000 ड्रोन हमलों और 500 बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमलों को रोका गया। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन को पिछले 4 वर्षों में सिर्फ 600 पैट्रियट मिसाइल्स दी गई और यूक्रेन युद्ध के 4 वर्षों में जितनी पैट्रियट मिसाइल्स इस्तेमाल की गई उससे भी ज्यादा पैट्रियट मिसाइल्स ईरान में पिछले कुछ दिनों में ही खर्च हो चुकी हैं। हालांकि वर्ष 2025 में सिर्फ 620 पैट्रियट मिसाइल्स का ही निर्माण हुआ था, जो अब तक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन था। लेकिन इस प्रोडक्शन से ज्यादा मिसाइल्स इस युद्ध के पहले कुछ दिनों में ही खर्च हो चुकी हैं और पैट्रियट की एक मिसाइल 36 करोड़ रुपए की होती है। अमेरिका का एक और एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है थार्ड, और यह किसी बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकता है। पहले अमेरिका इस सिस्टम की 96 मिसाइल्स हर वर्ष बना रहा था, एक साल में 96 मिसाइल्स बनाता था, लेकिन अब इसका उत्पादन 4 गुना बढ़ाकर 400 मिसाइल्स किया जा रहा है और इसकी एक मिसाइल की कीमत है 135 करोड़ रुपए। एक अनुमान के मुताबिक पिछले वर्ष जून में ईरान युद्ध के सिर्फ 12 दिनों में ही अमेरिका ने इसी एयर डिफेंस सिस्टम की 150 मिसाइल्स का इस्तेमाल कर लिया था। ये जब पिछली बार की बात है जब पिछले साल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तब। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी समस्या सिर्फ उसके हथियारों का घटता स्टॉक नहीं है, नई मिसाइल्स बनाना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि इन मिसाइल्स का प्रोडक्शन बहुत धीरे होता है और बहुत महंगा है। साथ ही इन्हें बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। किसी हथियार का ऑर्डर देने से लेकर अमेरिकी सेना को उसकी डिलीवरी मिलने तक इस पूरे काम में कई वर्ष लग जाते हैं। एक नए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए वेटिंग पीरियड इस समय लगभग 3 वर्ष का है, जबकि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 2 से 3 वर्षों तक का समय लगता है। मिसाइल्स के अलावा अमेरिका के ड्रोन्स भी तेजी से नष्ट हो रहे हैं। वर्ष 2024 में अमेरिका के पास लगभग 230 MQ-9 रीपर ड्रोन्स थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों में इसका लगभग 10% यानी 23 ड्रोन्स नष्ट हो चुके हैं अलग अलग युद्ध में। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि अमेरिकी सेना के पास हथियारों की कोई कमी नहीं। अमेरिका के पास अनलिमिटेड हथियार हैं और इनका इस्तेमाल ईरान युद्ध में खुलकर किया जा रहा है। आज हम आपको एक और ऐसे देश के बारे में बताना चाहते हैं जिस पर ईरान के बाद अमेरिका की नज़र है, डोनाल्ड ट्रंप की नज़र है, और ईरान के बाद अमेरिका का अगला हमला इस देश पर हो सकता है। इस देश का नाम है क्यूबा, जिसे कैरेबियन क्रोकोडाइल भी कहते हैं क्योंकि नक्शे पर देखने में यह देश एक मगरमच्छ की तरह लगता है। इसका जो आकार है वो एक मगरमच्छ की तरह है। पहले वेनेजुएला और फिर ईरान के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की अगली नज़र इसी देश पर है और उनकी अगली कार्रवाई क्यूबा में हो सकती है। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें क्यूबा पर कब्जा करने का सम्मान जरूर प्राप्त होगा। सबसे पहले आप राष्ट्रपति ट्रंप का क्यूबा के बारे में आया ये नया बयान सुनिए। I think Cuba's the end. You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. They were for a long time. Very violent leaders. तो ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि मुझे इस जीवन में क्यूबा पर कब्जा करने का सम्मान जरूर प्राप्त होगा। वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा प्लान आज से 2 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। यह उनका क्यूबा प्लान है। वेनेजुएला और क्यूबा बहुत गहरे दोस्त रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, और क्यूबा की ज़रूरत का 50% कच्चा तेल वेनेजुएला से ही आता है। लेकिन वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को जनवरी में पकड़ने के बाद से वेनेजुएला से क्यूबा को कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो गई है क्योंकि अब वहां पर अमेरिका का कब्जा है और अमेरिका ने
अब वेनेजुएला से कच्चे तेल की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी है, जिसकी वजह से इस समय क्यूबा में गंभीर बिजली का संकट पैदा हो गया है। वहाँ का जो ग्रिड है, बिजली का जो ग्रिड है, वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि क्यूबा अपनी बिजली कच्चे तेल से बनाता है। क्यूबा के ज़्यादातर शहरों में हर रोज़ 10 से 12 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है और अब उसके पास बिजली बची नहीं, क्योंकि बिजली का निर्माण वहाँ कच्चे तेल से होता है और कच्चा तेल वेनेजुएला से आना बंद हो गया है क्योंकि उसे अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी क्यूबा को तेल की आपूर्ति करने वाले किसी भी देश पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है कि अब न सिर्फ वेनेजुएला, कोई भी देश अगर क्यूबा को तेल सप्लाई करेगा तो उस पर अमेरिका कार्रवाई करेगा और उस पर बहुत बड़ा टैरिफ लगा देगा, ये धमकी दी है। यानी ट्रंप धीरे धीरे अब क्यूबा की चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने कच्चे तेल की सप्लाई रोक दी तो क्यूबा अंधेरे में खो जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही ट्रेंड ईरान पर हमले से पहले देखा गया था, वेनेजुएला पर हमले से पहले देखा गया था। तो आप सोचिए आप कि अभी तो ईरान का हमला खत्म भी नहीं हुआ है और ट्रंप अभी से क्यूबा के सपने देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप क्यूबा पर हमला क्यों करना चाहते हैं और क्यूबा पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? इसकी 3 वजहें हैं। पहला, अमेरिका और क्यूबा के बीच की दूरी। क्यूबा एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन अमेरिका से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर है, यानी अमेरिका से बिल्कुल सटा हुआ है। क्यूबा की जनसंख्या सिर्फ 1 करोड़ है, यानी आप समझ लीजिए हमारे उत्तराखंड राज्य से भी कम। दूसरा, क्यूबा की सरकार की विचारधारा। क्यूबा में इस समय कम्युनिस्ट सरकार है, यानी रणनीतिक तौर पर अमेरिका की विचारधारा का विरोधी देश क्यूबा है। क्यूबा कम्युनिस्ट है और वो अमेरिका का विरोधी है। और तीसरा, क्यूबा पर कब्जा करके राष्ट्रपति ट्रंप वर्ष 1959 का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि आज से 67 वर्ष पहले वर्ष 1959 में क्यूबा में अमेरिका विरोधी सरकार की स्थापना हुई थी, जिसे आज तक अमेरिका भी बदल नहीं पाया। वहाँ की जो सरकार है वो अमेरिका की कट्टर विरोधी है और राष्ट्रपति ट्रंप को अपना विरोध पसंद नहीं, चाहे वो वेनेजुएला में हो, चाहे वो ईरान में हो या फिर क्यूबा में हो। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और क्यूबा के 67 साल पुराने इस झगड़े के बारे में। वर्ष 1959 में फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में क्यूबा में एक क्रांति हुई थी और अमेरिका समर्थित तानाशाह बतिस्ता को सत्ता से तब हटा दिया गया था। इसके बाद क्यूबा ने समाजवादी रास्ता अपनाया। क्यूबा एक समाजवादी देश बन गया और अपने देश में मौजूद तमाम अमेरिकी कंपनियों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे अमेरिका बहुत नाराज हो गया। उस समय दुनिया में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। क्यूबा में जो नई सरकार बनी वो कम्युनिस्ट सरकार थी, वामपंथी, और इसीलिए सत्ता परिवर्तन के बाद ही क्यूबा सोवियत संघ के बहुत करीब चला गया। अमेरिका को अपने पड़ोस में एक कम्युनिस्ट सरकार और एक कम्युनिस्ट देश स्वीकार नहीं था, और वो भी ऐसा देश जो सोवियत संघ का मित्र है। इसके बाद अमेरिका ने क्यूबा पर बहुत प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और वर्ष 1961 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने क्यूबा में एक ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन को बे ऑफ पिग्स का नाम दिया गया, बे ऑफ पिग्स। इसका मकसद क्यूबा की क्रांतिकारी सरकार को गिराना था, लेकिन यह ऑपरेशन असफल रहा और इसे अमेरिकी विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक माना जाता है। इस घटना के बाद क्यूबा ने अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ से और ज्यादा सहयोग लेना शुरू कर दिया। ये दोनों और पक्के दोस्त बन गए। अमेरिका की कार्रवाई के बाद क्यूबा ने सोवियत संघ को अपने देश में एक मिसाइल तैनात करने की मंजूरी दे दी, और इन सोवियत संघ की मिसाइलों की खास बात यह थी कि वो अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों पर कुछ ही मिनटों में परमाणु हमला कर सकती थी। सोचिए, सोवियत संघ की मिसाइल्स क्यूबा में तैनात हो गई और उनके निशाने पर था अमेरिका। अमेरिकी जासूसी विमानों ने क्यूबा में इन मिसाइल्स के ठिकानों की तस्वीरें ले ली, और जब यह जानकारी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी को मिली तो उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत गंभीर खतरा माना। उन्होंने क्यूबा के चारों तरफ अपने नौसैनिक भेज दिए, नौसेना की नाकाबंदी कर दी, जिसका मकसद था सोवियत संघ को और मिसाइलें क्यूबा भेजने से रोकना। इस दौरान दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ गई
और तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि किसी भी समय लोग कहते थे कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बिल्कुल कगार पर आ गया था। करीब 2 हफ्ते के इस तनाव के बाद दोनों देशों में सुलह हुई और सोवियत संघ ने क्यूबा से अपनी मिसाइल्स हटाने पर सहमति जताई, जबकि अमेरिका ने क्यूबा पर हमला न करने का वादा किया और टर्की से अपनी परमाणु मिसाइल्स हटाने का फैसला उन्होंने ले लिया, क्योंकि उन्होंने भी टर्की में अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर दी थी। पिछले 67 वर्षों से अमेरिका क्यूबा में अपनी पसंद की सरकार बनाने की लगातार कोशिश करता रहा है, लेकिन आज तक वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप क्यूबा पर कंट्रोल करके अमेरिका में अपनी छवि एक हीरो के रूप में पेश करना चाहते हैं। क्यूबा के बारे में जब बात होती है तो उसके 2 सबसे चर्चित चेहरों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसमें पहला नाम है फिदेल कास्त्रो का, जिन्होंने क्यूबा में 49 वर्षों तक शासन किया। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1960 से लेकर 2000 के बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने फिदेल कास्त्रो को मारने के लिए लगभग 635 कोशिशें की, जैसे उनके सिगार या खाने में जहर मिलाना या फिर उनके स्कूबा सूट में बैक्टीरिया छिपाना। लेकिन फिदेल कास्त्रो हर बार बच गए और 90 साल की उम्र में वर्ष 2016 में उनकी मृत्यु हुई। फिदेल कास्त्रो भारत के भी बहुत पुराने दोस्त रहे हैं और इंदिरा गांधी के समय में फिदेल कास्त्रो अक्सर भारत के दौरे पर आते थे और भारत और क्यूबा के बीच बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। वर्ष 1959 की क्यूबा क्रांति का दूसरा बड़ा चेहरा थे चे गुएरा, और वो फिदेल कास्त्रो के बेहद भरोसेमंद सहयोगी थे। इस क्रांति के बाद चे गुएरा ने क्यूबा सरकार में कई बड़े बड़े पद संभाले, लेकिन उनका सपना केवल क्यूबा तक सीमित नहीं था। वो पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट क्रांति फैलाना चाहते थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने क्यूबा को छोड़ दिया और फिर वो बाद में कॉन्गो गए और बाद में इसके बाद बोलीविया में भी उन्होंने आंदोलन शुरू किया। बोलीविया में ही वर्ष 1967 में एक गुरिल्ला युद्ध के दौरान वहां की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के पीछे CIA का हाथ माना जाता है, अमेरिका का हाथ माना जाता है, और मौत के बाद उनके हाथ पहचान के लिए काट दिए गए थे, जिससे फिंगरप्रिंट से यह पुष्टि हो सके कि वही चे गुएरा हैं। उनके शरीर को गुप्त स्थान पर दफनाया गया, जिससे उनकी कब्र आंदोलन का प्रतीक न बन पाए। हालांकि 1997 में चे गुएरा की कब्र से उनके अवशेष निकालकर वापस क्यूबा भेजे गए, जहां राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो और हजारों क्यूबा के लोगों की मौजूदगी में एक समारोह में उन्हें फिर से दफनाया गया। चे गुएरा वर्ष 1959 में भारत के दौरे पर भी आए थे और ये यात्रा उन्होंने क्यूबा की क्रांति के बाद की थी, जब वो एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ एशिया और अफ्रीका के दौरे पर निकले थे। और भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी उस समय मुलाकात की थी। ये चे गुएरा की तस्वीर जब वो भारत आए थे। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया की नज़र इस युद्ध पर है, लेकिन भारत के बिल्कुल पड़ोस में एक और नया युद्ध शुरू हो गया है और ये युद्ध है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। क्योंकि इस युद्ध में नई खबर आपके लिए ये है कि अफगानिस्तान के एक अस्पताल पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने 16 मार्च को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की और अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने सोमवार रात करीब 9 बजे इस अस्पताल पर हमला किया और तब वहां पर लगभग 3000 लोग मौजूद थे। ये सारे लोग सिविलियन थे। हमले के बाद एक कई बड़े धमाके हुए और पूरे अस्पताल में आग लग गई, जिसकी वजह से 408 लोग मारे गए हैं और 265 से ज़्यादा घायल हैं। ये जो अस्पताल है ये एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर था और ये हमला उस समय हुआ जब वहाँ पर मौजूद लोग रमज़ान के दौरान अपना रोज़ा खोल रहे थे। ख़ास बात यह है कि एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश पर रमज़ान के दौरान हमला कर रहा है। तो सोचिए, पाकिस्तान ने यह हमला तब किया जब अफगानिस्तान में ये लोग, निहत्थे लोग, सिविलियन लोग अपना रोज़ा खोल रहे थे। पाकिस्तान की सरकार ने काबुल में
अस्पताल पर इस हमले के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वो सिर्फ सैन्य ठिकानों और आतंकवादियों पर हमले कर रही है। एक तरफ पाकिस्तानी सेना निर्दोष नागरिकों की जान ले रही है और पाकिस्तान इसे आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक बताकर दुष्प्रचार कर रहा है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के इस हमले की कड़ी आलोचना की है। वहाँ के एक बड़े मशहूर खिलाड़ी हैं क्रिकेटर राशिद खान। उन्होंने पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को युद्ध अपराध बताया है और सोशल मीडिया पर लिखा है कि रमज़ान के पवित्र महीने में इंसान की जान की ऐसी अनदेखी बहुत चिंताजनक है। भारत सरकार ने भी इस हमले को कायरतापूर्ण और अमानवीय हिंसक कार्रवाई बताया है और कहा है कि पाकिस्तान अब इस नरसंहार को सैन्य ऑपरेशन बताकर सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान पर लगातार हमलों के पीछे पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के 2 मकसद हैं। पहला, ध्यान भटकाने की रणनीति। अफगानिस्तान पर हमले करके असीम मुनीर अपनी जनता का ध्यान ईरान युद्ध से हटाना चाहते हैं और दूसरा, अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत दिखाना चाहता है ताकि इस इलाके में उसका रणनीतिक प्रभाव कायम रहे। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार एक दूसरे पर हवाई हमले और सीमा पर संघर्ष चलता आ रहा है और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इसकी वजह से अफगानिस्तान के लगभग 1,15,000 लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब आपको आपके काम की एक खबर बताते हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका की एक मशहूर लेखिका हैं जिनका नाम है एन विगमोर। उन्होंने एक बार कहा था कि आप जो खाना खाते हैं वही आपके लिए सबसे सुरक्षित और असरदार दवा भी बन सकता है और यही खाना आपको धीरे धीरे करके मारने वाला जहर भी बन सकता है। इसे आप पढ़िए, मैं आपकी पूरी स्क्रीन पर उनका ये कथन डालता हूं, आप ध्यान से इसे पढ़िए। यानी कोई भी वस्तु या खाना जो आप खाते हैं वो आपके लिए दवा भी बन सकती है और जहर भी बन सकती है। खाने पीने की कोई भी वस्तु तभी आपके लिए सुरक्षित है जब तक वो ताज़ी हो, फ्रेश हो और वो आपके शरीर के लिए ठीक हो। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से अब हर अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। साथ ही इन अंडों पर यह भी लिखा जाएगा कि मुर्गी ने यह अंडा कब दिया, इसका प्रोडक्शन कब हुआ, प्रोडक्शन की डेट क्या है। और उत्तर प्रदेश ऐसा नियम बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये फैसला लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अक्सर बाजार में आपको पुराने अंडों को ताज़ा कहकर बेच दिया जाता है और आपको कभी इसकी जानकारी ही नहीं मिलती कि ये अंडा कितना पुराना है। इस समय आप जो अंडे खाते हैं आपको ये पता ही नहीं होता कि ये अंडे कितने पुराने हैं और उन्हें खाना आपके लिए सुरक्षित है भी या नहीं। उत्तर प्रदेश में जो पोल्ट्री फार्म्स या व्यापारी इस नियम का पालन नहीं करेंगे उनके अंडे या तो नष्ट कर दिए जाएंगे या फिर उन पर लिख दिया जाएगा कि ये अंडे इंसानों के खाने योग्य नहीं हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि अब अंडों पर एक्सपायरी डेट की मोहर कैसे मशीनों द्वारा लगाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा एक नई मशीन आई है जो हर एक अंडे पर सावधानी से तारीख को प्रिंट कर रही है और वो इतनी महीनता से प्रिंट कर रही है कि अंडा टूटे भी नहीं, लेकिन आपको साफ साफ इस मोहर में ये पता चल जाए कि इस अंडे की एक्सपायरी डेट क्या है। आप देखिए, और जब इन अंडों पर एक्सपायरी डेट की मोहर लग जाएगी तो ये अंडे कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे। देखिए, यहाँ पर पी का मतलब है प्रोडक्शन डेट, यानी जिस दिन इस अंडे का प्रोडक्शन हुआ, और ये तारीख है इसमें जैसे 11 मार्च। और ई का मतलब है एक्सपायरी डेट और इसमें एक्सपायरी डेट है 16 मार्च, यानी 16 मार्च तक आप इस अंडे को खा सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से, इसका मतलब ये है। यूपी की सरकार चाहती है कि ग्राहकों को ये पता रहे कि जो अंडा वो बाजार से खरीद रहे हैं वो कितना ताज़ा है। फूड सेफ्टी नियमों के मुताबिक 30 डिग्री सेल्सियस पर अंडे लगभग 2 हफ्तों तक सुरक्षित रहते हैं। अगर 30 डिग्री
के तापमान में आप उन्हें रखते हैं, और अगर फ्रिज में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आप उन्हें रखते हैं तो ये 5 हफ्ते तक खाने योग्य रहते हैं। तो फ्रिज में अगर आपने रखे हैं तो 5 हफ्ते तक खा सकते हैं। अंडों को सब्जियों के साथ एक ही कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें अलग अलग तापमान की जरूरत होती है। सब्जियों के साथ रखने से बैक्टीरिया का खतरा बढ़ता है और अंडे जल्दी खराब भी हो सकते हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश में अंडों के लिए सिर्फ 2 कोल्ड स्टोरेज हैं, जिसमें पहला आगरा में है और दूसरा झांसी में है। भारत में हर व्यक्ति औसतन हर साल 106 अंडे खाता है। हमारे देश में वर्ष 2024 और 25 में 14,911 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ और ये पिछले वर्ष के मुकाबले 4.5% ज़्यादा है। अंडों के उत्पादन के मामले में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर है चीन। अब आप देखिए कि आप जो अंडे खाते हैं उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, ये अंडे बनते कैसे हैं। कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे बक्सों में मुर्गियों को रखा जाता है, उन्हें खाना पीना खिलाया जाता है। आप देखिए पहले कैसे होता है। तो देखिए इन छोटे छोटे बक्सों में हजारों मुर्गियों को रखा गया है, जो आप देख सकते हैं। इन्हें दाना खिलाया जाता है, जो भी इनका खाना है वो खिलाया जाता है और उसके बाद ही अंडे देती हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में अंडों की एक्सपायरी डेट के लिए अलग अलग नियम हैं। यूरोपियन यूनियन में हर अंडे पर एक्सपायरी डेट के साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि मुर्गी को पिंजरे में पाला गया है या फिर मुर्गी को खुले इलाके में रखा गया। अमेरिका में भी अंडों के कार्टन पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन हर अंडे पर वहाँ पर मोहर नहीं लगाई जाती, लेकिन जो कार्टन आप लेते हैं उस पर ज़रूर एक्सपायरी डेट होती है। ऑस्ट्रेलिया में हर अंडे पर एक्सपायरी डेट के साथ एक कोड भी होता है, जिसे स्कैन करके आप ये पता लगा सकते हैं कि वो अंडा किस फार्म से आया है। और स्विट्जरलैंड में वर्ष 1992 से ही मुर्गियों को पिंजरे में रखने पर बैन है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देशों में मुर्गियों को पिंजरे में रखने पर बैन क्यों लगाया गया। तो देखिए, पिंजरे में मुर्गियों को बहुत ही कम जगह मिलती है, जिससे वो ठीक से चल फिर भी नहीं सकती और इन्फेक्शन भी उन्हें बहुत तेजी से फैलता है। पिंजरे में अंडों का प्रोडक्शन ज्यादा और सस्ता होता है, लेकिन पिंजरे में रखने से मुर्गियों में तनाव बढ़ जाता है, मुर्गियां दुखी रहती हैं, जिससे अंडों की गुणवत्ता भी कई बार प्रभावित हो सकती है। इसलिए जो पश्चिमी देश हैं बहुत सारे, वो पिंजरों में मुर्गियों को नहीं रखते। वो चाहते हैं कि मुर्गियों को अच्छे बड़ी जगह पर रखा जाए ताकि वो खुश रहें और उनके अंडों की क्वालिटी भी बेहतर हो। लेकिन भारत जैसे देश में, जैसा मैंने अभी आपको तस्वीर में दिखाया, वो मुर्गियों को आज भी बहुत छोटे छोटे बक्सों में भरकर रखा जाता है और फिर उन्हें उनके अंडे लिए जाते हैं। हमारे देश में ईमानदारी की बात करना तो आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन होता जा रहा है। बचपन से ही हमें सच और ईमानदारी का रास्ता सिखाया जाता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो ये आदर्श कई बार जानलेवा बन जाते हैं। 12 मार्च को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के 2 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई सरेआम। ये अधिकारी हैं 58 वर्ष के जनरल मैनेजर सुधीर कुमार गुप्ता और 34 साल के असिस्टेंट जनरल मैनेजर हर्षित मिश्रा। इस मामले में जो आरोपी है उसका नाम है अजय प्रताप सिंह। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और ये इस प्लांट का एक सप्लायर था, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से इस सप्लायर को 6 महीने पहले ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। ब्लैकलिस्ट होने के बाद इसने कई बार इन अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी और इस पर वहां के जनरल मैनेजर ने पुलिस से संपर्क किया, शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर भी दर्ज कराई, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। हमारे देश में ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों की हत्या की ये पहली घटना नहीं है। आज से 21 साल पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक सरकारी अधिकारी मंजूनाथ की भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में ऐसे ही हत्या कर दी गई थी। मंजूनाथ ने पेट्रोल में मिलावट करने वाले लोगों के खिलाफ, उस माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। और आज भी जब कोई और अधिकारी ईमानदारी से काम करता है तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये जो सप्लायर था जिसे इन अधिकारियों ने ब्लैकलिस्ट किया, ये प्लांट में आया, इतने सारे लोगों के सामने सरेआम इन्हें गोली मारी और उसके बाद इनकी हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने इसका भी एक एनकाउंटर किया और इसके भी पैर में गोली मारी और फिर इसे गिरफ्तार किया। लेकिन बड़ी बात यह है
कि ये घटनाएं कोई सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि ये खतरनाक चेतावनी है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो अंजाम जानलेवा हो सकता है, क्योंकि सिस्टम ही भ्रष्ट है। ये डर उसी कुर्सी पर बैठने वाले अगले व्यक्ति तक पहुंच जाता है। एक हत्या सिर्फ जीवन नहीं, बल्कि ईमानदार फैसलों की हिम्मत को भी खत्म कर देती है। पिछले हफ्ते एक नई वेब सीरीज आई थी, उसका नया सीजन आया था जिसका नाम है एस्पिरेंट्स, और इसका सीजन 3 रिलीज हुआ। इसमें भी एक ईमानदार सरकारी अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, क्योंकि वो अवैध रेत खनन करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करता है। आपने हमारे देश में अक्सर फिल्मों में बहुत बार देखा होगा कि जब कोई ईमानदार व्यक्ति, कोई ईमानदार अफसर अपना काम ठीक से करता है तो उसे अक्सर जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं और उस पर भ्रष्टाचार करने के लिए दबाव बनाया जाता है और बात न मानने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये आपने अक्सर हमारे देश में फिल्मों में देखा होगा। लेकिन आज जो बड़ा सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो ये है कि इन सरकारी अधिकारियों के पास भी ये विकल्प था कि वो उस माफिया के साथ मिल जाते, उससे रिश्वत ले लेते और फिर मिलकर भ्रष्टाचार करते, तो आज ये दोनों जीवित रहते। लेकिन ये हमारे देश के साथ गद्दारी होती, हमारे और आपके साथ गद्दारी होती, लेकिन इनका जीवन ठीक से चलता रहता, शायद ये दोनों आज जीवित रहते। ऐसे में हमारे देश में जो ईमानदार लोग हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र में ईमानदार हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में ईमानदार हैं या अपने जीवन में ईमानदार हैं, ऐसे लोगों को हम क्या संदेश दें? क्योंकि ईमानदारी का जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है। ईमानदारी के रास्ते में बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं और कई बार जान भी चली जाती है। तो आज की ये जो कहानी है, बहुत दुख है इस बात का कि इन दो अफसरों को मेडल मिलने की बजाय, इन्हें इनाम मिलने की बजाय, इनके लिए तालियां बजाने की बजाय आज इनका जीवन ही समाप्त हो गया। और जब इस प्रकार की कोई कहानी आती है तो वो अगले ईमानदार अफसर को डराती है। उसके लिए भी एक चेतावनी होती है कि अगर उसने भी अपना काम ठीक से किया तो उसका साथ भी यही किया जाएगा। इसलिए हमारे पूरे सिस्टम को ईमानदारी की वैल्यू को समझना पड़ेगा। हमारे देश में जो पुलिस है, प्रशासन है, जब कोई इस प्रकार का अधिकारी आता है मदद मांगने के लिए तो उसकी जान की रक्षा करना हमारी पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में एक नियम रखें, जो मिल रहा है शायद वही ज़रूरी है और जो छूट रहा है शायद उसकी ज़रूरत नहीं। नमस्कार।